नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष वसंत भाग 3 से बस की यात्रा पाठ लेकर आया हूँ। यह एक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बस की यात्रा नामक पाठ यह एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसे कैसे खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। लेखक और उनके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने तय किया पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना जाती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। वे सुबह घर पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था। कुछ समझदार अनुभवी लोगों ने इस शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह भी देते हैं। लेखक उन समझदार व्यक्ति को पूछते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? और उसने कहा, नहीं, बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इसे से सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सके। लेकिन जब बस को देखा तो बस बिल्कुल टूटी फूटी दशा में थी। किसी वृद्धा या बूढ़े की तरह वह सैकड़ों सालों की पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर यही लगता था कि वह चलेगी भी या नहीं। इसलिए लोग इस बस से सफ़र नहीं करने की सलाह देते रहते थे। वास्तव में यह बस पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यहाँ। हाँ जी, और कैसे चलेगी? कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। 5 साथियों ने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? और वो कहने लगे, बोले कि बस चलती है, क्यों नहीं चलती जी, अभी चलेगी। और 5 मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल जी, अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। बस की दशा देखकर लेखक और उनके साथी उस बस में जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता ही है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक
निमित्त चाहिए। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गए, लेकिन जो लोग छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जो इस दुनिया में आया है तो जाने के लिए उससे कुछ ना कुछ एक बहाना चाहिए। सचमुच इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। खिड़कियों के कांच बहुत कम बचे हुए थे और वो बचे हुए कांचों से हमें बचना था। लेखक को डर लग रहा था कि वह कांच कहीं हमें ही घायल न कर दे। लेखक फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, लेकिन लेखक उनके साथियों को लग रहा था कि उनके सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी भी लग कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय अवश्य यह जवान रही होगी। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार के बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। लेखक को लग रहा था कि उसकी हिलती हुई बॉडी को देखकर लेखक कह रहे थे कि इस बॉडी को छोड़कर भागी जा रही है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली लगाकर इंजन में डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। एकाएक अचानक बस रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल की एक बाल्टी में पेट्रोल निकालकर बगल में रख लिए और एक पाइप से इंजन में पेट्रोल भेजने लगे। लेखक सोच रहे थे कि अब बस कंपनी के हिस्सेदार बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसे पाइप से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार 15 से 20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी।
अब बस की रफ्तार स्पीड 15 से 20 मील हो गई थी। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को डर लग रहा था, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य इतने सुंदर थे। बस के दोनों तरफ से हरे भरे पेड़, जिन पर बहुत सारे पक्षियां बैठे हुए थे। लेखक को हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। दुश्मन इसलिए लग रहे थे क्योंकि जो भी पेड़ आता तो लेखक को डर लगता कि कहीं वह बस से टकरा न जाए। सड़क के किनारे सरोवर अगसलेख आता तो लेखक यह सोचते कि कहीं बस इसमें डुबकी न लगा जाए। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चल रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बयाबन में इसका अंत्येष्टि करना पड़े। इसी बीच फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीबें की। तरह तरह के प्रयासों के बाद बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो एक इत्तेफाक है, यह तो एक अचानक हो गया है। कमज़ोर चांदनी में वृक्ष या पेड़ पौधों की छाया में बस ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई बुढ़िया थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई हो। लेखक को डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका मृत्यु ही न हो जाए। इस वन में इसका अंतिम संस्कार ही करना पड़े। हिस्सेदार साहब इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं। बस के हिस्सेदार साहब ने बस का इंजन खोलकर कुछ ठीक किया। बस आगे चलने लगी, लेकिन इसकी रफ्तार और कम हो गई। धीरे धीरे बस की हेडलाइट की रोशनी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी या कोई बस आ जाती तो बस रोड के किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो कोई उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हुए भी जान हथेली में लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भाव का यह उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतज़ार करते और कहती, वह महान आदमी आया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए मगर टायर नहीं बदले। बस एक कुछ दूर तक चली। एकाएक जैसे एक पुलिया पर पहुंची,
तब उसका टायर फिस करके पंक्चर हो गया। बस झटके से रुक गई। बस स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहे थे। वह टायरों की हालत जानते हुए भी हिस्सेदार अपनी जान हथेली में लेकर इस बस से सफ़र कर रहे थे। उसके जैसा बलिदान देने वाला व्यक्ति, बलिदान की भावना रखने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का एक नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवलोक में सारे देवताएं इस महान आदमी का बहुत रेस्पेक्ट के साथ में इंतज़ार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसका कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। दूसरा घिसा हुआ टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उनके साथी पन्ना तो क्या, कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इस बस में ही बितानी है और यहाँ से इस सीधा मृत्युलोक को जाना है। अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। बेचैनी, मन में तरह तरह के जो ख्यालें, तरह तरह की चिंताएं अब खत्म हो गई थी। हम बड़े इत्मीनान से आराम से बैठ गए। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। यह कविता, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।